अच्छा, तो गुज़िश्ता क्लास में हम बहस कर रहे थे उन इस्लाहात का, उन रिफॉर्म्स का जिक्र कर रहे थे हम जो भुट्टो ने की अपने ज़माने में, ठीक है, 1971 से लेके 1977 तक। तो उम्मीद है आप बुक का भी मुताला कर चुके होंगे, अपनी कोर्स बुक का, और क्लास से भी कुछ न कुछ इस्तिफादा कर रहे होंगे आप। अब हम आते हैं उन आईनी या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जो भुट्टो के ज़माने में हुई। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। आपको पता है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया तो तब तक मतलब हमारी अदालती मसले जो है या हमारा आईन ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ चेंजेस ला के पाकिस्तान का 1956 तक, जब तक हमारा पहला आईन नहीं आया था, ठीक है, तो पाकिस्तान के जो मामलात है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या कानून आज़ादी हिंद 1935 जिसको उर्दू में कहते हैं, उसके तहत चलाए जाते रहे। बहरहाल 1949 में एक करारदाद पेश हुई कौमी असम्बली में 1949 में, ठीक है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की बनाई गई थी, उन्होंने बनाया था इसको। तो उसमें मुख्तलिफ चेंजेस करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था उसमें लाजमी तब्दीलियाँ करके, ज़रूरी तब्दीलियाँ, उसको एक अबूरी आईन के तौर पे पाकिस्तान में नाफिज किया गया, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं करारदाद मकासिद। लेकिन पेपर में लिखते वक्त आपको करारदाद पाकिस्तान और करारदाद मकासिद का ख्याल रखना होगा, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को जिनका पैटर्न जो है कोर्स का वो उर्दू में, ठीक है, ये दो अलग चीज़ें। बहरहाल इसको हम एक छोटा सा आईन कह सकते हैं। बहरहाल 1956 में पाकिस्तान का पहला आईन जो है ये सामने आया और इस आईन को 1962 में फिर ख़त्म कर दिया गया। 1962 यानी 1962 में दूसरा आईन जो है पाकिस्तान का ये तैयार होकर सामने आया, लेकिन इस पे भी मतलब खातिर ख्वाह तसल्ली नहीं हो रही थी। इस वजह से 1973 का आईन जो है ये पाकिस्तान का तीसरा आईन था जो पाकिस्तान में नाफिज किया गया। दूसरी तरफ आप देखें इंडिया की तरफ, उनका आईन जो है ये 1949 तक तैयार हो चुका था। दिल्लत बरादरी का या दिल्लत कैस्ट का एक शख्स था जिसका नाम था डॉक्टर राव अंबेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर राव अंबेडकर ने, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और LLM और मुख्तलिफ किस्म की डिग्रियाँ की थी, वकील थे पेशे के लिहाज से, उन्होंने इंडिया का आईन बनाया और वो आईन आज तक चल रहा है, ठीक है। बहरहाल आईन की मद में हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1947 से लेके 1973 तक कोई तकरीबन 23-24 साल बनते हैं, 25 साल के करीब, तो हमें मतलब तसल्ली नहीं हो रही थी आईन की मद में। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत की मज़दाक जो भी है 1973 का आईन भुट्टो का एक कारनामा है। हम इसको मुख्तसर तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। अप्रैल 1972 में मार्शल लॉ को पाकिस्तान से ख़त्म करके एक बुरी आईन नाफिज किया गया, ठीक है। बुरी आईन इसको कहते हैं जो असल आईन के बनने तक, उसकी तश्कील तक, उसी बुरी आईन को के तहत मामला जो है ये मतलब चलाए जाते हैं। अच्छा, बहरहाल आईन जो है 1973 का ये बिलाखिर तैयार होकर 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में नाफिज हुआ और अब तक मतलब पाकिस्तान इसी आईन के तहत मतलब अदालतें वगैरह काम कर रही है, अगरचे इसमें वक्तन ज़रूरत के पेश नज़र तब्दीलियाँ होती रहती है, अमेंडमेंट्स आती रहती है, ठीक है, क्योंकि ये आईन ये मतलब ना तो ज़्यादा इतना सख्त है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर तब्दीली आपको करनी है, ठीक है, इसका तरीक़ाकार बाद में बुक में दिया गया है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल थोड़ी सी फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि अगर पार्लियामेंट के 2/3 यानी 67% मेंबरान जो है पार्लियामेंट के या सेनेट के ये आईन में अमेंडमेंट करना चाहे तो इतने परसेंट मेंबर्स की क्या है, उनकी तायीद जरूरी होती है, ठीक है। बहरहाल
आइन 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का ये नाफिज हुआ, ठीक है। ये एक तहरीरी आइन है, मतलब इसको लिखा गया है। तहरीरी और गैर तहरीरी से मुराद ये है कि बाज़ ममालिक ऐसे भी है, खास तौर पर बरतानिया ब्रिटेन, कि उनका आइन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये गैर तहरीरी शक्ल में मौजूद है, इसको मतलब किताबी शक्ल नहीं दी गई। ये मतलब मुख्तलिफ वकीलों, मुख्तलिफ जज वगैरह जो है, इनको इसकी दफात, इसकी मुख्तलिफ आर्टिकल्स, इसकी शीटें ये ज़ुबानी याद है। बहरहाल जो भी है, ठीक है, तो आइन आइन होते हैं, चाहे तहरीरी शक्ल में हो या गैर तहरीरी शक्ल में। अच्छा, 1973 के आइन की खास बात यह है कि मुल्क की तारीख में पहली बार 2 ईवानी कानूनसाज इदारे जो है ये मतलब वजूद में आए, एक पार्लियामेंट और दूसरा सेनेट, ठीक है। ये दोनों हमारे इदारे जो है ये मतलब कानून साजी, आइन साजी कर सकते हैं, इसमें अमेंडमेंट वगैरह कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, दोनों इदारे जो है ये मतलब एक साथ, इनको इस तरह के हुकूक हासिल नहीं थे, इनको इस तरह का कंट्रोल हासिल नहीं था पाकिस्तान में। अच्छा, पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट में चारों सूबों को उनकी आबादी के तनासब से नुमाइंदगी दी गई। मतलब अगर पंजाब की आबादी ज़्यादा है तो उनके MNAs ज़्यादा मुकर्रर किए गए। इस तरह अगर बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा या सिंध की आबादी उनसे कंपेयर करके अगर उनकी आबादी कम है तो उनको कम नशस्तें, कम सीट्स मिलेंगी। लेकिन जहाँ तक सेनेट की बात है तो सेनेट में इससे कत नज़र के आया किसी सूबे का हुजम क्या है, उसमें आबादी कितनी है वगैरह वगैरह, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को ये एक तरफ रख के मतलब मसावी नुमाइंदगी और हुकूक दिए गए सेनेट में, ठीक है। तो मतलब ये है कि जितने सेनेटर्स पंजाब की सूबे से होंगे सेनेट में, उतने ही सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से या मुख्तलिफ किसी दूसरे सूबे से होंगे, सिंध से, ठीक है। बहरहाल जहाँ तक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की बात है तो इसकी खास चीज़ा खसूसियात जो है ये मतलब ये है कि एक तो ये जो था वफाकी आइन था। वफाकी आइन से मुराद ये है कि पाकिस्तान के चारों सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और कबायली इलाका जात, ठीक है। इस आइन के तहत पूरे मुल्क के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कबायली इलाकों में, ठीक है, 1973 की आइन की अमलदारी, ठीक है, ये चलेगी। तो वफाकी आइन का मतलब ये है कि मुल्क के चाहे जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी सूबे हैं, ये एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होंगे, सही है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कबायली इलाकों की, ये भी दरमियान में आ गया। तो कबायली इलाके ये अभी पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिए गए हैं, ये अब हमारे सूबे का हिस्सा है, ठीक है। मजीद ये ट्राइबल एरियाज नहीं रहे। बहरहाल जहाँ तक इनकी तश्कील की बात है तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज थी जिनको अंग्रेज़ों ने गिलगित से लेके और जो ड्यूरन लैंड के आसपास के इलाके हैं तो मतलब बलूचिस्तान तक, चतराल से लेके गिलगित से बलूचिस्तान तक ये उन्होंने एक जोन बना लिया था जिसको ट्राइबल बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्तलिफ मकासद थे, उसकी पेचीदगी या डिटेल में हम इस वक्त नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, बहरहाल कहने की बात ये थी कि ये जो कबायली इलाके थे मुख्तलिफ औकात में बने, मसलन गिलगित एजेंसी 1881 में बनी, ठीक है। इस तरह 1881 से लेके 1895 तक जितनी भी एजेंसियां थी, ठीक है, इसको पाकिस्तान का नक्शा थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आप बात को आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये बेल्ट जिसको हम उर्दू आम में ड्यूरल लाइन कहते हैं, ठीक है। और ड्यूरल लाइन क्यों कहते हैं आपको याद होगा, क्लास में पिछले साल मैंने बताया था, क्योंकि इसको सर मोर्टिमर ड्यूरन ने 1893 में अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान के साथ ये बाउंड्री लाइन जो है ये खींची थी, ठीक है। तो इसके साथ साथ गिलगित एजेंसी, फिर इसके साथ चतराल, दीर, स्वात वगैरह ये सारी मलकन मतलब मलकन एजेंसी,
اور پھر اس کے ساتھ مومن ایجنسی، پھر اورکزئی، خیبر ایجنسی، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس طرح یہ بیلٹ چمن تک چلی گئی ہے بلوچستان کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام علاقے 1973 کی آئین کے تحت پاکستان کی آئین سازی کی مداری میں آتے ہیں۔ اس آئین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ہے، یعنی تحریری آئین ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 280 دفعات پر مشتمل ہے اس وقت تک، ٹھیک ہے۔ اب وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مختلف آرٹیکلز اس میں شامل کی جاتی ہے۔ بہرحال سٹارٹ میں یہ 280 دفعات پر آرٹیکلز پر مشتمل تھا، اور اس میں مطلب اپنی ضرورت کے تحت آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ یہ ایک پارلیمنٹیرین کا کانسٹیٹیوشن تھا، یعنی پارلیمانی آئین تھا، ٹھیک ہے۔ اس آئین یا دستور کے تحت وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے ممبران، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سے ووٹنگ کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں، جبکہ اختیارات صدر کی بجائے وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پارلیمانی آئین تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جہاں تک بیسک رائٹس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو اس آئین میں تمام شہریوں کو اس بات کی ضمانت دی گئی ہے، اس بات کا انہیں اختیار دیا گیا ہے آئینی طور پر کہ ریاست پاکستان اپنے تمام شہریوں کی ان کے جتنے بیسک رائٹس ہے تو ریاست ان کو فراہم کرے گی، اور بیسک رائٹس بنیادی حقوق آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے، مثلاً تعلیم، علاج، روزگار، علاج، ٹھیک ہے، تحفظ، انصاف وغیرہ وغیرہ۔ چھٹی سکس خصوصیت ہے اس کی ترمیم کا طریقہ کار، کہ آئین میں امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق ترمیم کا جو مسودہ ہے، جو کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پارلیمنٹ یا سینٹ یا دونوں ایوانوں میں، دونوں اداروں میں پیش کیا جا سکتا ہے بحث کے لیے، اور اگر سینٹ یا پارلیمنٹ کے 2/3 یا 67% ممبر جو ہے یہ کسی آئین سازی کرتے وقت کسی چیز کی تائید کرے، حمایت کرے، تو یہ خود بخود آئین کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، امینڈمنٹ ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ 2008 یا 9 کی 2008 ہے غالباً، جب خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کیا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہوئی، پارلیمنٹ میں جتنے بھی ممبرز تھے ان سب نے زیادہ ترجیح کی اکثریت، ٹھیک ہے، تو اکثریتی ممبران نے خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کی حمایت کر کے اس بل کو، ٹھیک ہے، پاس کرایا، اور یوں ہمارے صوبے کا نام بدل گیا۔ اچھا، اس آئین کی 1973 کے آئین کی اس کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ آزاد عدلیہ یا فری جوڈیشری پر زور دیتی ہے۔ آزاد عدلیہ کا کیا مطلب ہے؟ آزاد عدلیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ایک ایسا کیس ملک میں آ جائے جو مطلب بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہو، جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہو، امیر لوگ ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ ججوں پر دباؤ نہ ڈال سکے، جو مقدمے کی ٹرائل ہے اس کو فریلی اور بغیر مطلب کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مداخلت کے عدالتی طریقہ کار جو ہے اس کو مطلب کرنے دیا جائے، جاری رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو 1973 کا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک آزاد عدلیہ کی ضمانت دیتا ہے، ٹھیک ہے، عدلیہ یا جوڈیشری پر اس پر کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو فیصلے بھی کرے گی عدلیہ تو اس کو مطلب مانا جائے گا۔